हेलो एवरीवन, मैं ऑलरेडी 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं 3 पार्ट में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपको जामिया आरसीए का आंसर। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन को। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 31 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है। तो बोल रहा है कि इट इज कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फॉर द इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। चलिए इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए। इट इज अ सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल दैट पुट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? नहीं भाई, ये तो नहीं होता है। इट इज अ सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल दैट पुट्स लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट की पावर को जो कर्व करती है, फिर उसको लिमिट करती है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल CONSTITUTIONALISM कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा है, 2021 में पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या होता है। तो जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिट करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट को, तो ये तो खत्म हो गया, बी नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट ए लॉ इज वैलिड ओनली इफ द करेक्ट प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड बाय द लेजिस्लेटर। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज अ लीगल मैक्सिम दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड पीपल आर रूल्ड बाय द इम्पर्सनल लॉ। तो ये आपको मोरालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या? ये नहीं। ये तो आपको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इट इज अ लीगल मैक्सिमम दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड पीपल आर रूल्ड बाय द इम्पर्सनल लॉ। तो आपको क्या लगता है ये क्या होगा? जरा बताएं सर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये चौथा जो है ये क्या है? ठीक है, ये आपको एक तरीका से बोल सकते हैं कि ये इट इज अ लीगल मैक्सिम दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड पीपल आर रूल्ड बाय द इम्पर्सनल लॉ। ये तो आपको रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कुछ, अगर आप उस सेंस में अगर आप जाएंगे तो ये आपको वो डिफाइन आपको कुछ कर रहा होगा रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, जिसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल और ए फॉर एप्पल, ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है? इट इज द कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फॉर द इंक्लूसिव एंड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। आपने इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दिया। अब आप सी, डी और ए में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो वहां पे आपको ब्रॉडर आपको सेंस जो आपको प्रोवाइड कर रहा हो, आप उसके साथ आप जाएं तो ज्यादातर आप सही हो जाएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन पे जाएं, जब आपको किसी टर्म का जब आपको मीनिंग पता ना हो तो आप उसमें जो ऑप्शन होता है आपको वहां पर इजी ऑप्शन होता है। जब भी इस पोजीशन में कुछ नया टर्म हो जाए जिसको आपको कुछ भी आपको उसके बारे में हवा नहीं है और आप उसको कैसे निकालेंगे, तो आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें। तो ऑप्शन में वो लोग हिंट देते हैं। क्वेश्चन टफ हो सकता है लेकिन ऑप्शन बहुत इजी लोग सेट करते हैं, ठीक है। जहां 50-50 आप फंस जाए फिर एक तो आपको लेना ही है। तो इसका अंदर क्या? इट इज द कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फॉर द इंक्लूसिव एंड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? क्या कभी आपने सोचा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता है कि एक मॉडर्न सेंस में आप इसका मीनिंग दिखाएंगे कि अबाइड बाय द सब्सटेंशियल मोरल, जो कि इंटाइटलमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वही आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द मॉडर्न सेंस मीन्स टू अबाइड बाय द सब्सटेंशियल मोरल इंटाइटलमेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कैरीज। इसका मतलब क्या हो गया? सपोज करिए कि सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ है, ये होना चाहिए। क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी है, इंडिविजुअल की लिबर्टी है, सोशल जस्टिस है, फ्रीडम टू चॉइस एंड एक्सप्रेशन है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। तो इस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के एक उसका एक ब्रॉडर टर्म है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये उसके पेरिफेरी में आपको रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो आप इसको एक तरीके से अगर आप इसका थीम जानेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, इसका थीम ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्ट्रेन। मतलब कि अपने आप को बहुत सारी चीजों में से कि सपोज करिए कि कहीं पर किसी का राइट वायलेशन हो रहा है और आपके यहाँ पे फ्रीडम आ रही है, तो आपको इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपको किसको ज्यादा आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज है ये आपको प्रीएम्बल में मिल जाएगा, पार्ट 4 आपको फंडामेंटल राइट में मिल सकता है, आपको डीपीएसपी में मिल जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात वो इन सेंस में आपको हो रहा है, ठीक है। सपोज करिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर आज के डेट में भी या फिर एंशिएंट टाइम में, तो बताइए क्या उसमें जब
रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था तो लोग उस समय कैसे काम करते थे? उस समय लोग काम करते थे कि जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थी उसके द्वारा जो चीज बताया जा रहा है ना, लोग उससे फॉलो करते थे कि भाई आप ये पर्टिकुलर क्राइम आप मत करो। आज के डेट में 90% लोग लॉ की वजह से क्राइम या फिर मतलब जो झूठ नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ झूठ इस वजह से झूठ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो रिलीजियस जो भी टेक्स्ट है वो उसमें वो चीज को मेंशन है। तो जो रिलीजियस जो टेक्स्ट है ना वो बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके से जब मॉडर्न सेंस में आएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये ओवरऑल सबके लिए हो जाएगा, लेकिन आज के डेट में भी बहुत सारे लोग जो क्राइम या फिर जो भी ऑनेस्ट रहते हैं वो सिर्फ रिलीजियस की वजह से, ठीक है। तो रिलीजन को आप बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका से वो फ्रेंड है वो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ते हैं। इसने पूछा कि डिस्कशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तीसरा आप हटाएं कि प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस जो है ये डिस्कशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब गवर्नर नहीं है। तीसरा खत्म। तो 2 ऑटोमेटिक सही हो गया। रेजोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, ये बात तो बिल्कुल सही है। हंग असेंबली हो गया है, ठीक है। और क्या हो गया? रेजोल्यूशन रिकमेंडेशन ऑफ द रिकमेंडिंग इम्पोजिशन ऑफ द पर्सन रूल, ये बात भी सही है। देखिए 2 तरीके का डिस्कशनरी पावर होता है गवर्नर के पास। एक तो इसके पास आप बोल सकते हैं कि एक होता है सिचुएशनल, ठीक है, और एक होता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके पास ये आपको बेसिकली जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास 2 तरीके का होता है, ठीक है। जैसे कि जो सिचुएशनल में क्या हो गया कि सपोज करिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कॉन्फिडेंस स्टेट में हाउस में वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो वो डिसमिस हो जाएगा गवर्नमेंट को। या फिर अगर स्टेट को अगर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर डिसॉल्व करना हो, सपोज कि कोई पार्टी मेजोरिटी को प्रूफ नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। अगर वो सपोज करिए कि कोई पार्टी सीएम नहीं बना पा रही है तो जो गवर्नर क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बोलेंगे भाई तुम सीएम बनाओ, ठीक है। तो वो उसका क्या है, उसका सिचुएशनल पावर है। फिर ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है किसका? गवर्नर का। इसका आंसर आप इजिली निकाल सकते थे। अगर आप लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहां पर आपको इजिली आपको दिख जाएगा। इसका आंसर भी क्या है? ए फॉर एप्पल और ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ता हूं। देखिए पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 2 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए भाई एग्जामिनेशन हॉल में। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग हो रहे हैं तो आपको यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सो दैट कि दिस पर्टिकुलर subject you can score 85% to 95% in the real examination. If you lose marks here, so where you will score? So you must score 90% at least 90%. Within 10 question you have to mark 9 question correct in polity and economy. So suppose in UPSC examination there is no leverage to you ki you will score more marks in other subject like in ancient history or in medieval history. So that is not like that. UPSC will provide you an opportunity in this particular polity and economy where you will score good marks. So you need to work hard. You have to clever like a fox, courageous like a lion. आपको समझना पड़ेगा क्या चीज कहां पर आपको नीड है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन और इकोनॉमी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये 90% जो इसमें परसेंटेज बच्चे जो है वो मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन आपको सही करना ही होगा। और यहां अगर आप रॉन्ग करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे गेम से, ठीक है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रूवन मिसबिहेवियर, बात बिल्कुल सही है। और इनकैपेसिटी, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है आपको लक्ष्मीकांत में। एंड इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रेज्ड इन द आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या है? सी फॉर कैट और सी फॉर कोलकाता। आपको पता है कि ये कैसे इम्पीचमेंट होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज का? आप मुझे जरा सा प्रोसीजर बताएं, आखिर वो कैसे इम्पीच होता है। ये आप लिखें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन का जवाब ये भी दें कि क्या अभी तक कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, क्या वो इम्पीच हुए हैं भारत में, ये बताएं, ठीक है। कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, हर एक प्रोसीजर को आप जैसा बताएं ऐसा कमेंट सेक्शन में लिख करके। आप उसको बाद में आप उसको लक्ष्मीकांत साहब से पढ़ भी लीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर आप इसको बताइए, आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको लिखें भी, वो आपको एक लॉन्ग टर्म के मेमोरी में आपको जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी फॉर कैट। सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन कौन सा आर्टिकल है, एक तो थोड़ा याद रखिए, 124 से लेकर के 147 आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको मेंशन आपको मिल जाएगा। ये आपको बोर्ड टर्म में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें उसने आर्टिकल 142 दे दिया था, ठीक है। और वहां पर 3 ऑर्गेनाइजेशन को उसने नाम दे दिया था, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और भी 2 ऑर्गेनाइजेशन थी। जिसको ये पता होगा कि यार कि भाई 124 से 147 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट आता है, तो वो इजिली सुप्रीम कोर्ट उस क्वेश्चन में करके ले जाएगा।
और ये बताएं कि आर्टिकल 142 क्या है। ठीक है, ये कुछ कंप्लीट जस्टिस की बात करता है आर्टिकल 142। जरा बताएं क्या है ये पूरा, जो भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ इस पर्टिकुलर वर्ड में। उसका आंसर क्या था, सी। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन डिटेन ऑर्डिनरी बिल फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 months, ये बात बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर, अरे नहीं भाई, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये प्राइवेट मेंबर बिल आ सकता है। तीसरा अगर आप निकाल देंगे, तीसरा निकल गया, पहला सही है और दूसरा अपने आप सही है। इसका मतलब क्या है, बी फॉर बॉल और बी फॉर बॉम्बई। ठीक है दोस्तों, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या अंतर होता है। जो आपको ऑर्डिनरी बिल जो है ये आपको लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और आपको राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। कहां हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, या आपको दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है। कौन सा, ऑर्डिनरी बिल, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, लेकिन जो आपको मनी बिल जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसी कारण एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो मनी बिल में वो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सिर्फ लोकसभा ही है इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और क्या है भाई, और जो इसको पर्टिकुलर जो ऑर्डिनरी बिल है ये आपको मिनिस्टर भी आपको ये इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा जो मनी बिल है, मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस बाय एम फॉर मिनिस्टर, इसको सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। आप लक्ष्मीकांत में जाएंगे वहां पर आपको डिफरेंस में आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें आपको। ठीक है, और क्या हो सकता है, जो ऑर्डिनरी बिल है इसको जो राज्यसभा है वो अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को, लेकिन मनी बिल को इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। द राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विद इन और विदाउट रिकमेंडेशन विच मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। ठीक है, और एक जो ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना देर ले जा सकता है, 6 महीना, वो तो यहां भी दिया हुआ है। और जो ये मनी बिल के केस में ये मैक्सिमम कितने दिन, याद रखिएगा इस चीज को, 14 days। ठीक है, 14 दिन तक इसको ले आ सकता है। ये था कुछ इसको इसके बारे में बेसिक। ठीक है, अगर आपको जो मनी बिल है, सॉरी जो ऑर्डिनरी बिल है, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन, जब उसको हम राज्यसभा में आप उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अगर वो ऑरिजिनेट हुआ है लोकसभा में तो। ठीक है, और लेकिन मनी बिल के केस में क्या है कि इट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर विद ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। ठीक है, इसे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये मिनिस्टर भी कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए क्या हम लोग ज्वाइंट सेटिंग बुला सकते हैं, जरा बताएं जैसा कमेंट सेक्शन में। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, देखिए रिपब्लिक का डायरेक्ट मीनिंग है, एक रिपब्लिक बुक भी है प्लेटो की। ठीक है, तो इन इंडिया द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड फॉर द फिक्स पीरियड, ये बात बिल्कुल सही है। रिपब्लिक एक तो ये है, ये बात बिल्कुल सही है। तो 2 खत्म हो गया और ये अब क्या है कि 1 सही है। ठीक है, अब देखिए इंडिया इज नेदर डिपेंडेंसी और नॉट ए डोमिनेंस ऑफ एनी अदर नेशन, क्या इसके वजह से हम सोवरेन है, सॉरी इसके वजह से हम लोग रिपब्लिक है, नहीं भाई, इसके वजह से हम सोवरेन हो सकते हैं। इंडिया इज नेदर डिपेंडेंसी नॉट ए डोमिनेंस ऑफ एनी अदर नेशन, इसके हम क्या है, सोवरेन है। स्टेट के अंदर 4 कंपोनेंट आते हैं। मैं इससे पहले भी वीडियो में बताया था, मैं आपको बता देता हूं फिर से। स्टेट के 4 कंपोनेंट होते हैं, पहला पॉपुलेशन, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरी उसकी टेरिटरी, चौथा उसका सॉवरेनिटी। ये 4 कंपोनेंट हैं जो कि स्टेट के अंदर आता है। स्टेट इस 4 चीज से बना होता है। ठीक है, तो ये तो इंडिया इज नादर ए डिपेंडेंस और नॉट ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, तो ये चीज बेसिकली नहीं है, ये इसका एक रीजन नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसका बेसिकली, तो पर्टिकुलर जो आपको उसको बोल सकते हैं कि देयर इज ए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, इसके वजह से हम रिपब्लिक है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। आप एक चीज देखिए, पहले अगर 2 खत्म हो गया यहां से, तो 2 यहां से निकल गया और 2 यहां से निकल गया है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा थर्ड पर, देयर इज ए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, इसके वजह से हमने कभी ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप जो पढ़े आपको उस पर यकीन रखना पड़ेगा यार, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं इसके बारे में पक्का से पढ़ा होता। ठीक है, इसका आंसर क्या है, डी फॉर डोंकी और डी फॉर डैली। आगे बढ़ता हूं यार। ठीक है, हाँ, चौथा क्या है, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द एनी प्रिविलेज क्लास इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है ना। हमने जैसे कि जो भी टाइटल, जो आर्टिकल 21 में पहले खान बहादुर खान, तो ऐसे जो टाइटल लिया करते थे आर्टिकल 21 में, हमने उसको टाइटल को हमने लेने से भी हमने उसको मना कर दिया कि आप टाइटल आप नहीं ले सकते हो। हाँ, जो भी डिजिग्नेटेड पोस्ट है जैसे कि डॉक्टर हो गया, तो ये सब, लेकिन वो भी टाइटल नहीं है। सेम इसी चीज को 2021 में यूपीएससी ने पूछा कि जो आर्टिकल 18 में जो है
वो टाइटल दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भारत रत्न है वो टाइटल नहीं है, याद रखिएगा। कल सपोज करिए कि कल सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं बोल सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका आंसर 35 आंसर क्या है? D4 दिल्ली और D4 डोंकी। आगे बढ़ता हूँ फटाफट। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये इजी था, देखिए इसको। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, तो ये तो आपको होम अफेयर मिनिस्ट्री है, और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर ये आपको डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो 2 निकालिए, और आप पहले आप सपोज करिए पहले आपको 4 पता हो, 4 यहां से निकल गया, यहां से निकल गया। अब 2 और 3 और 1 और 3, तो 3 तो पक्का सही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है ये प्राइम मिनिस्टर को चेयर करते हैं, और कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इसको ये प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ये करीब करीब 10 कमेटी है, आप जाएं उनको सर्च करें, ये कैबिनेट कमेटी होते हैं, मतलब वहां पर 10 है, उसमें से 8 जो है उसको पीएम हेड करते हैं, और 2 है, एक जो एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, रहन, आप उसको थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसके लिए होम मिनिस्टर, और पार्लियामेंट्री अफेयर के लिए आपको क्या आप इसको डिफेंस मिनिस्टर। इस 2 को याद करें, बाकी सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आएंगे। बताएं कि प्राइम मिनिस्टर किस किस के चेयरमैन होते हैं। 8 कमेटी तो वहां से होता है, और भी जैसे कि नीति आयोग है, ऐसी भी 3-4 और बॉडी है जो कि एक्सक्लूसिव बॉडी है, उसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जरा वो बताएं कौन कौन सी बॉडी है, ये पूछा जा सकता है इजिली भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। 36 आंसर क्या हो गया? A for एप्पल, A for एप्पल। आगे बढ़ता हूं। 37 आंसर क्या है कि इक्वलिटी फॉर लॉ प्रोहिबिट एनी काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ द एनी इंडिविजुअल। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आपको ब्रिटेन का कंसेप्ट है, ठीक है। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट माना जाता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ प्रोहिबिट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। नहीं भाई, इसका तो कारण ही यही है कि वो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये आपको अमेरिका का कंसेप्ट है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन करेक्ट नहीं है भाई, तो बी करेक्ट नहीं है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये अमेरिका का है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इसमें किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मतलब देखा जाएगा सिचुएशन के हिसाब से वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। इस चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ता हूँ इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा, इक्वलिटी फॉर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो ये पर्टिकुलर जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये आपको बोल सकते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें एब्सेंस है एनी स्पेशल प्रिविलेज किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसमें? इक्वलिटी बिफोर लॉ में, ठीक है। और यहां पर क्या है कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट, ठीक है। यहां पर रिच और पुअर का यहां पर वैल्यू नहीं की जाएगी, सब इक्वल है, ठीक है। और जो सेकंड कंसेप्ट है ना, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो अमेरिका का ये आपको पॉजिटिव है। इसमें बोलता है कि क्या द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉज, द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएशन, ठीक है। लॉ जो है वो सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर लोगों के लिए वर्क करेगा, ठीक है। यहां पर इसका कंसेप्ट याद रखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बस इतना ही है। आगे बढ़ता हूं पर्टिकुलर डिस्कशन में। तो ये सब कुछ बेसिक है, ये आप एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें बहुत क्लियरिटी आपको हो जाएगी। राइट टू एक्सेस इंटरनेट कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, ये यूपीएससी को इन्होंने फॉलो किया, सीधा हमारी आर्टिकल 21 एक थंब रूल आप लिख लीजिए। जब भी आपको कुछ आपको हवा ना हो, कुछ ऐसा पूछे भाई मतलब ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, और आपको मतलब वहां पर आपको अगर बड़ोडर टर्म में आपको अगर आपको लेना हो तो आप ज्यादातर राइट मतलब आर्टिकल 21 के साथ आप चले जाइए। जो आर्टिकल 21 है ना, ये बहुत बड़े लेवल में है, ये बहुत सारी चीजों को ये कवर अप, जो ये जो है पर्टिकुलर आर्टिकल ये कवर अप कर लेता है, ठीक है। सेम केसेस भी सपोज करिए कि इंडिया के कुछ रिलेटेड कोई स्पेसीज पूछा आपको, ठीक है, और आपको पर्टिकुलर उस स्पेसीज के बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अब आप उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सपोज करिए कि ऑप्शन में वेस्टर्न घाट है, ठीक है, उसने आपको राजस्थान भी दे दिया ऑप्शन में, आपको उसने मध्य प्रदेश दे दिया, आपको उसने कर्नाटका दे दिया। तो अब आपको इसमें से तीनों में से चारों में से आपको एक का भी ऑप्शन का आपको पता नहीं है यार ये स्पीसीज कहां पाया जाता है। तो उस कंडीशन में आप वेस्टर्न घाट के साथ चले जाइए, 90% चांस होगा कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ एक बड़े टर्म में अगर आप उसकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना, वो इसकी ज्यादा आपको बढ़ जा रही है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको बेसिकली, ठीक है। बाकी और सेम ऐसे ही सपोज करिए यहाँ पर 3 ऐसे ही है और एक नाम आपको यहाँ का मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट का, सपोज करिए कि अरुणाचल प्रदेश का नाम आ गया, तो आप अरुणाचल प्रदेश के साथ आप चले जाइए। और सेम अगर सेम वही सीन है और उसके बाद यहाँ पर एक अंडमान निकोबार का नाम है, तो आप अंडमान निकोबार के साथ आप चले जाएं, मोस्टली आपको सही होगा। अगर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन अगर कुछ आइडिया नहीं है तब, अगर आपको पता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या ये आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, ये आपको बेसिकली जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इसमें ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको कुछ 1966 के आसपास में ये कॉन्सेप्ट आपको सामने आया बेसिकली निकल करके, ठीक है। 1966 के आसपास ये पीएसएल का ये आपको कंसेप्ट निकल करके आया, ठीक है, ताकि मतलब एक पर्टिकुलर जो भी कुछ ऐसी सेक्टर है जो कि हमें जिसमें कि प्रायोरिटी हमें अपने को आपको मतलब कि देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर है वो काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी कारण हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर को हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा लोन, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे कि एग्रीकल्चर आपको हो गया, बाइस का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ठीक है। माइक्रो एमएसएमई है, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट है, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा। एजुकेशन हो गया, एजुकेशन लोन होता है आपको। और क्या है, आपको हाउसिंग के लिए हो गया भाई, हाउसिंग तो बहुत मस्ट है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो ये सारी चीजें आपको ये पीएसएल के अंडर में आती है। इसके तहत 40% जो है वो बैंक को लोन देना पड़ता है, लेकिन मतलब कौन से बैंक को लोन देना पड़ेगा ये एक मतलब अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो डिफिनेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंड जो प्रायोरिटी सेक्टर का आया ना, वो फॉर्मलाइज हुआ, आरबीआई का एक रिपोर्ट आया। कब आया वो आपको 1972 में एक आरबीआई की एक रिपोर्ट आई, ठीक है, नेशनल क्रेडिट काउंसिल के द्वारा। उस रिपोर्ट के तहत उसने डिफिनेशन सेट किया किसका, प्रायोरिटी सेक्टर का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली यहां पर लिखा हुआ ना, अब क्वेश्चन बताता हूं, द टारगेट ऑफ द 40% फॉर द पीएसएल अप्लाइज ऑल डोमेस्टिक। अरे भाई हमें उल्लू बना रहे हो क्या, मतलब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, हमने ऐसा ऑल तो नहीं भरा है ना, मतलब अगर आप बेसिकली आपको पता है तो मतलब आप कर सकते हैं। ऑल यहां पर क्या है कि ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, क्या है, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ये, ठीक है, एंड फॉरेन बैंक। यहां पर अगर ऑल शेड्यूल रहता तब ये सही हो जाता, ठीक है। तो पहला गलत हो गया भाई, तो ए निकल चुका है हमारे ऑप्शन से और डी निकल चुका है। तो अब तो 4 पक्का सही है कि पीएसएल टारगेट फॉर द रीजनल रूरल बैंक आर द सेम एज फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब आप देखिए, द स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव द लैंड ऑफ 75% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द पीएसएल सेक्टर। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है उसको 75% होता है, उसको एडजस्टेड नेट क्रेडिट फैसिलिटी को पीएसएल सेक्टर को उसको देना पड़ता है, बात बिल्कुल सही है। इट डज नॉट इंक्लूड द एडवांस मेड टू द स्टार्टअप, बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा, क्यों नहीं इंक्लूड किया जाएगा भाई। आप अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीजें आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन था, यहाँ पे रॉन्ग नहीं जा सकते, याद रखिए इस चीज को। इसका आंसर क्या है, क्या हो गया आपको 3 और 4, C4 कैट और C4 कोलकाता। आगे बढ़ता हूं, जो मैं बताया अभी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बताएं, उसमें से कौन कौन सी जो इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी जो है वो उसका उस 5-6 का नाम बताया जो मैं अभी आपको बताया हूं। ये क्या है, फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का क्वेश्चन था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इससे क्या होगा। इंक्रीज फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी, बिल्कुल सही है, बढ़ जाएगा। इजी एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल, ये भी हो जाएगा। वोलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट, ये बात बिल्कुल सही है। इसके लिए 2 कमेटी बनी थी, एक तारापुर कमेटी बनी थी 1997 के आसपास में, और एक HR खान करके एक कमेटी थी, ठीक है। ये 2 कमेटी थी HR खान करके। तो इन दोनों ने मतलब कुछ इन लोगों ने कंडीशन रखा था, 5-6 कंडीशन, ठीक है, कि उसके बाद हम जो है ना वो इंडिया फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर सकता है। एशियन टाइगर 1997 के आसपास में, 97 या उसी समय एशियन टाइगर कहा जाता था साउथ ईस्ट एशियन को, जो भी आसियान कंट्री आप देख रहे हैं ना, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब 19 में बहुत अच्छा फ्लोरिश कर रही थी, काफी ज्यादा ये वर्क कर रही थी और ये काफी ज्यादा आगे बढ़ रही थी, बिकॉज यहाँ पर फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी था। बट अचानक यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया इस फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की वजह से। तो क्या होता है कि इसमें आपकी जो करेंसी है वो हाईली वोलेटाइल हो जाती है, ठीक है। इसका एक ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, और आपके पास जो है ना वो जो बर्डन ऑफ द फॉरेन डेट है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये इसका एक नेगेटिव है, ठीक है। इसके ये बेनिफिट भी है कि इंक्रीज कर देगा फाइनेंशियल लिक्विडिटी को, इजी एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल आपको मिल जाएगा, ये आपको, और इसका एक पॉजिटिव है। और क्या होगी, आपकी जो इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपकी एम्प्लॉयमेंट में और आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। तो ये सब चीज हो जाएगा, लेकिन इसका पॉजिटिव, लेकिन इसका नेगेटिव यही है कि वोलेटिलिटी आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी आपके एक्सचेंज रेट में। और क्या आपको हो जाएगा, और जो आपको बेसिकली ये आपके नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, ठीक है। और क्या आपका जो फॉरेन डेट है वो भी आपको इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3 है, D फॉर डोंकी और D फॉर दिल्ली। दोस्तों ये था कुछ आपको 10 क्वेश्चन जो कि मैं डिस्कस किया हूं जामिया आरसी का। तो और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि
फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होता क्या है? सपोज कोई बच्चा बिल्कुल नया है तो उसको वो कैसे समझेगा इस टर्म को कि फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है? ठीक है, तो फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कुछ नहीं होता। आप सिंपल टर्म में समझिए कि लोकल करेंसी को आपने फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करने के लिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आप जितना जो लोकल करेंसी है आप उसको फॉरेन करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। यही फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर आप आज के डेट में चाहो इंडिया में, फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमारे पास नहीं है। अगर हम चाहें कि सपोज करिए कोई बंदा चाह रहा है कि भाई एक 30 करोड़ रुपए यहां से लेके जाना चाह रहा है, तो वो नहीं लेके जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं ना, मतलब वो कन्वर्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए कुछ एक लिमिटेड अमाउंट है भाई, 50,000 या फिर स्टूडेंट है तो 2 या 3 लाख, वो एक लिमिटेड बैंड है, वो आपको देखना पड़ेगा वहां पर जाकर के आरबीआई के कुछ वेबसाइट वगैरह पर आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो ये आपको फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी यही होता है कि लोकल करेंसी को एक्सचेंज कर लो फॉरेन करेंसी में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, और एनी अमाउंट। तो ये आपको क्या है? फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, जो कि आपको कैपिटल में है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद है आप इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी, और आप बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या और आपको वीडियो में क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं, और आपको और किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनाना हो तो आप वही बता देना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी दोस्तों इतना ही आज के लिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।